हेलो एवरीवन। सब अच्छा। चलिए, तो स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो लेक्चर में। ये नया वीडियो लेक्चर हमारा संबंधित है रिवर्स ऑफ इंडिया से। रिवर्स ऑफ इंडिया को लेकर के मैंने ऑलरेडी 3 लेक्चर अपलोड कर रखे हैं अपने चैनल पर। और इसके पहले जो पिछला लेक्चर था, जो तीसरा लेक्चर था हमारा, जो थर्ड लेक्चर था, वो आपको इंडस रिवर सिस्टम के अंतर्गत आने वाले झेलम नदी और चिनाब नदी के बारे में था। ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि अपने फोर्थ लेक्चर में मैं आपको जो बाकी बचे ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर के, जैसे कि रावी, ब्यास और सतलज के बारे में बताऊंगा, और साथ साथ इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है। चूंकि ये तीनों नदी फिर से काफी बड़ी है इनकी कहानी, तो इसलिए इंडस वाटर ट्रीटी को मैं फिफ्थ लेक्चर में आपको बताऊंगा। इस वीडियो लेक्चर में, फोर्थ वीडियो लेक्चर में इसको बता पाना थोड़ा सा काफी लेंदी हो जाएगा, और अच्छे से फिर चूंकि आप लोगों के पास भी उतने पेशेंस की कमी हो जाएगी बाद में लेक्चर सुनते सुनते, इसलिए मैंने सोचा कि इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में बनाऊंगा, जो कि हमारा 5वां लेक्चर होगा इंडियन रिवर सिस्टम के ऊपर। ठीक है। तो चलिए, आज का ये फोर्थ लेक्चर शुरू करते हैं, और ये फोर्थ लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी के बारे में, और भी इससे जुड़े बहुत सारे तथ्य जो शायद आप लोग जानते होंगे, या बहुत सारे फैक्ट्स आप नहीं भी जानते होंगे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ हम लोग काम करेंगे कुछ मैप्स पे। मैप बेहद ही इंपॉर्टेंट है, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, ज्योग्राफी पढ़ना है तो मैप पे पढ़ना है, वरना नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो मैप अपने पास रखिएगा, व्यवस्था कर लीजिएगा अपने साथ मैप्स की, और मैप्स को खोल के रखोगे। जो जो लोकेशन मैं लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को दिखाता जाऊं, वो सारे लोकेशंस आप अपने मैप पे भी नोट करते जाएं, और दिमाग में भी नोट करते जाएं। बहुत काम आएगा आपके, बहुत काम आएगा, और ये आपको काफी ज्यादा मदद करने वाला है आपके आने वाले परीक्षाओं में। ठीक है। तो चलिए, और एक बात और मैंने कहा था कि ऑब्जर्वेशन है ना, ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जर्वेशन स्किल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत कुछ ऐसा होता है जो किताब पढ़ते पढ़ते छूट भी जाता है, या मैप देखते देखते छूट जाता है, या बहुत कुछ पढ़ने के बाद भी रह जाता है। तो उस कमी को ये पूरा करेगा ऑब्जर्वेशन। आपकी ऑब्जर्वेशन कितना स्ट्रांग है किसी चीज को पढ़ने वक्त, आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना काम कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए ऑलवेज बी वेरी फोकस्ड और ऑब्जर्वेंट बनो। इससे आपको बहुत सारे उत्तर बिना पढ़े भी आप उसका जवाब दे सकते हो, क्योंकि आप ऑब्जर्वेंट रहोगे इसलिए। ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने इस लेक्चर को। हमें पढ़ना है सबसे पहले रावी नदी, ब्यास और सतलज के बाद। तो रावी नदी से हम लोग शुरुआत करते हैं। रावी नदी को मैप में तो आप देख ही सकते हो, यहाँ पर ये नदी है रावी। ठीक है, यहाँ देख सक रहे हैं हम लोग। फिर और दिखाऊंगा मैं आप लोगों को मैप, लेकिन फिलहाल यहाँ के लिए आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है। चलिए, तो रावी नदी को हम लोग परुष्णी भी बोलते हैं, या फिर इरावती भी बोलते हैं। ये दोनों नाम आप नोट कर लीजिएगा, परुष्णी और इरावती, रावी को बोला जाता है। ओके। एंड रावी राइजेस नियर रोहतांग पास इन कुल्लू। ठीक है, रोहतांग पास के पास मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में कुछ पासेस के बारे में बताया था, है ना। वो आप मैप में देख लीजिएगा, और जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार देख रहे होंगे शायद, वो पिछला वीडियो लेक्चर जरूर देखें, हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वो चीज। ठीक है। कुछ दिनों के बाद मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और जैसे जैसे ये कंटिन्यू करेगा वैसे वैसे आप देख सकेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो रोहतांग पास कहाँ है एग्जैक्टली लोकेटेड, मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बता दिया है। बारालाचा पास कहाँ है वो बता दिया, और भी बहुत सारे पासेस के लोकेशन मैंने बता दिया था। तो कुल्लू घाटी है हिमाचल प्रदेश में, वहीं पे रोहतांग पास है, और वहीं से ये रावी नदी निकलती है। ठीक है ना। एंड वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ ब्यास रिवर। ब्यास रिवर और रवि रिवर, ये दोनों रिवर का जो सोर्स है वो एक दूसरे के काफी पास में, और दोनों रोहतांग पास के ही पास है। ठीक है। चलिए, तो इट ड्रेन्स द वेस्टर्न स्लोप ऑफ पीर पंजाल। ठीक है, वेस्टर्न पीर पंजाल रेंज कहाँ है, फिर से मैंने पीर पंजाल की चर्चा पिछले लेक्चर में ऑलरेडी मैं कर रखा हूँ, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। तो इट ड्रेन्स द वेस्टर्न स्लोप ऑफ पीर पंजाल एंड नॉर्दर्न स्लोप ऑफ धौलाधर रेंज। ठीक है। पीर पंजाल के श्रेणी कुछ इस प्रकार है, और धौलाधर श्रेणी कुछ इस प्रकार है। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में इसके पूरे सारे लोकेशन बता दिए थे, आप प्लीज आप पिछला वीडियो लेक्चर देख करके आप उसको देख लीजिएगा। तो पीर पंजाल रेंज के वेस्टर्न स्लोप को और धौलाधर रेंज के नॉर्दर्न स्लोप को ये ड्रेन करती है। एंड इट फ्लोज थ्रू चंबा घाटी। ठीक है, चंबा घाटी मैं मैप में आपको बताऊंगा चंबा घाटी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। चंबा घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, तीनों बड़ा फेमस घाटी है। ये टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत सुंदर जगह है।
ठीक है, नेचर की दृष्टि से बहुत ही अच्छा जगह है ये। तो इट फ्लोज थ्रू चंबा घाटी। द रावी रिवर इज अ ट्रांसबाउंड्री रिवर क्रॉसिंग नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड ईस्टर्न पाकिस्तान। एक ट्रांसबाउंड्री रिवर है ये जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और ईस्टर्न पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए जाती है। द वाटर्स ऑफ द रावी रिवर ड्रेन इनटू अरेबियन सी इन इंडियन ओशन फाइनली। जो अरेबियन सी जो इंडियन ओशन में है, थ्रू इंडस रिवर, ठीक है, इंडस रिवर में मिलती है और फिर अपना पानी अरेबियन सी में मिला देती है। इट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द 5 पंजाब रिवर्स, ठीक है, जो 5 पंजाब की जो 5 नदियां हैं उस नदियों में सबसे छोटी नदी है ये रावी नदी। दैट राइजेस फ्रॉम द ग्लेशियर फील्ड्स, ठीक है। 2 ऑफ इट्स मेजर ट्रिब्यूटरी, इसके 2 जो मेजर ट्रिब्यूटरी है, एक का नाम है बुधिल, दूसरा का नाम है नाई, या इसी का नाम है धोना भी, ठीक है। बुधिल, नाई, नाई को आप धोना भी बोल सकते हो। तो ये 2 मेजर ट्रिब्यूटरी है रावी रिवर के, इसको भी नाम को नोट कर लीजिएगा, बुधिल और नाई या फिर धोना। एंड इट और ये दोनों कहाँ ज्वाइन करते हैं, तो 64 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम फ्रॉम इट्स सोर्स। जब ये रावी नदी 64 किलोमीटर अपने सोर्स से बह गई होती है, आगे चल गई होती है, तो वहां पर जाके बुधिल और नाई से ये मिलती है। एंड द रिवर इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स कोर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये नदी जो है वो कंटिन्यूअसली अपने कोर्स को चेंज कर रही है, ठीक है। और ये चेंज क्यों कर रही है, क्योंकि जब पाकिस्तान में जब ये एंटर करती है तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं वहां पर, एक तरह का बंड्स बनाया गया है नदी को रोकने के लिए, ठीक है, कुछ खेती वगैरह करने के लिए या फिर किसी कारण से बंड्स बनाए गए हैं, जिसके कारण इस नदी का रास्ता जो है वो बदलता जा रहा है, ठीक है, दिन प्रतिदिन, राइट। तो इसी के पीछे यही पॉइंट है कि द रीजन एट्रीब्यूटेड टू दिस चेंज इन द कोर्स ऑफ रिवर इज मैसिव रिवर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्स कॉल्ड बंड्स कंस्ट्रक्टेड बाय पाकिस्तान इन पार्ट्स ऑफ द रिवर क्लोज टू द ओल्ड कोर्स ऑफ द रिवर, ठीक है। चलिए अब ये देखो, ये एक मैप है जिसमें कि मैं आपको फिर से रोहतांग पास दिखा रहा हूँ यहाँ पर, और ये बारालाचा पास है इधर, ठीक है। और बारालाचा पास का संबंध था हमारे चेनाब नदी से, आप लोगों को याद होना चाहिए। और अगर जो नए स्टूडेंट है वो पिछला वीडियो लेक्चर देख ले, जो पुराने स्टूडेंट है जो जो वीडियो को पहले देख चुके हैं, एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग फिर से दोबारा देखें और समझे कि बारालाचा पास का क्या संबंध मैंने आप लोगों को बताया था। और अगर किसी को याद है तो वो कमेंट करके बताए कि बारालाचा पास का क्या संबंध मैंने बताया था चेनाब नदी के साथ, वो आप लोग कमेंट करके मुझे जवाब देंगे, ठीक है। तो देखो रोहतांग पास है, और इसी रोहतांग पास के पास ये ब्यास नदी भी दिख रही है, और इधर ये देखो रावी नदी है, ठीक है, ये रावी नदी। तो दोनों नदी का उद्गम स्रोत जो है वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज में है, ठीक से देख लो, ये रावी नदी यहाँ पर है और ये ब्यास नदी है, ठीक है। और सतलज तो इधर से खैर आती है, तो इसकी कोई बात नहीं है। दिस इज योर सतलज रिवर यहाँ पर, ये तो सतलज के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। कुछ और इम्पोर्टेंट जैसे कि मानसरोवर लेक का एक लोकेशन यहाँ दिया है छोटा सा, और हालांकि ये सब लोकेशन मैं और अच्छे तरीके से आपको आने वाले मैप्स में बताने वाला हूँ। कुछ रिवीजन करने के लिए यहाँ त्रिमु है, त्रिमु क्या था कमेंट करके बताना कि त्रिमु का चर्चा मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में किस संदर्भ में किया था। तो दिस इज योर त्रिमु ओवर हियर, ठीक है। चलिए तो यहाँ नोट कर लिए बारालाचा पास और रोहतांग पास और रावी नदी और ब्यास नदी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। रावी नदी जो है, जिसे मैंने बताया आपको कि वो अपना कोर्स चेंज कर रही है दिन प्रतिदिन, क्योंकि पाकिस्तान में जब ये एंटर करती है रावी नदी, ये रावी नदी का पूरा फुल मैप है, ये किस तरह से ये निकलती है और ये किस तरह से बहते हुए जाती है, ठीक है। दिस इज द फुल मैप ऑफ रावी नदी, ठीक है। और तो जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान में एंटर करती है तो काफी सारे बंड्स वहाँ पे रिवर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाए गए हैं, जिसके कारण इसके कोर्सेज जो है वो चेंज कर रहा है भारत में। और ये जो शिफ्ट है जो नदी में जो शिफ्ट है कोर्स का, दैट इज रिपोर्टेड टू बी 4.8 किलोमीटर्स, है ना, टुवर्ड्स इंडिया। इंडिया की तरफ ये लगभग 4.8 किलोमीटर शिफ्ट कर चुका है, ठीक है, पुराने अपने सोर्स से। एंड द मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बिल्ट ऑन द रिवर इज रंजीत सागर डैम, ठीक है। रंजीत सागर डैम है जो रावी नदी पे बना है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में ये पूछता है, आप इसको नाम को जरूर नोट कर लीजिएगा, रंजीत सागर डैम, ठीक है। किस नदी पर बना है रंजीत सागर डैम, तो रंजीत सागर डैम बना है आपको रावी नदी पर, ओके। तो ये पॉइंट क्लियर है। और इसी रंजीत सागर डैम को हम थीन डैम भी कहते हैं, क्योंकि ये थीन विलेज में पड़ता है, ठीक है, थीन डैम, थीन विलेज में। तो ये नाम नोट कर लेना, रंजीत सागर डैम, थीन विलेज, ओके, ऑन रावी नदी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब ब्यास के बारे में पढ़ना। रावी नदी के बारे में उतना ही मेन पॉइंट्स है वो सब, उससे ज़्यादा क्वेश्चन उससे नहीं आता है, लेकिन जो भी पॉइंट्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसको प्लीज़ नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन उससे नहीं पूछेगा। अब नेक्स्ट है हमारा ब्यास नदी, जिसको हम लोग विपाशा भी बोलते हैं। रावी नदी को जिस तरह से परुष्णी या फिर इरावती बोल रहे थे, उसी तरह से ब्यास नदी को हम विपाशा बोलते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसके पहले जो भी नदी हम लोग पढ़ रहे हैं उसके जो अलग अलग नाम मैंने बताए हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैंने सिंधु नदी के, झेलम नदी के, चिनाब नदी के कौन कौन से नामों की चर्चा मैंने की है आपसे। ठीक है, ये कमेंट करके बताएंगे तब मुझे पता चलेगा कि शायद यही पता चलेगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं। चलिए, तो रिवर ब्यास हैज इट्स सोर्स एट ब्यासकुंड नियर द साउदर्न फेस ऑफ द रोहतांग पास। ठीक है, ब्यास कुंड से ये नदी निकलती है, मैंने बताया था कि रोहतांग के पास ही है ना, कुल्लू में। एंड वेयर इट रन्स फॉर अ फ्यू किलोमीटर्स एंड कट्स थ्रू द धौलाधर रेंज। ठीक है, और धौलाधर रेंज को काटते हुए डीप गॉर्ड्स का निर्माण करती है कोटी और लारजी में। ठीक है, कोटी और लारजी में एक बहुत गहरी घाटी का निर्माण करती है, गहरी खाई का निर्माण करती है ब्यास नदी। ठीक है, धौलाधर रेंज को काट करके। उसके बाद तो ये कोटी और लारजी का नाम जरूर नोट कर लेना आप लोग, इससे संदर्भ में, व्यास नदी के संदर्भ में ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, कोटी एंड लारजी। ठीक है, देन इट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अलोंग मनाली एंड कुल्लू टाउन्स। उसके बाद द रिवर हैज अ ट्रांसवर्स वैली पॉपुलरली नोन एज कुल्लू वैली। ठीक है, देन इट फ्लोज डाउन थ्रू कांगड़ा वैली, और उसके बाद फिर कुल्लू घाटी से होते हुए कांगड़ा वैली में घुसती है, एंड देन टर्न्स टू द वेस्ट टू एंटर द प्लेन्स ऑफ पंजाब एट तलवारा इन होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इस तरह से ये अपने कोर्स में आते हुए मनाली कुल्लू टाउन से होते हुए कुल्लू वैली बनाते हुए, कुल्लू वैली से गुजरते हुए कांगड़ा वैली में एंटर करती है, फिर वेस्ट की तरफ जाते हुए पंजाब के तलवारा होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। ये प्लेन का पार्ट है, इसका मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, और इसके बाद फिर इट फाइनली पासेस थ्रू कपूरथला। ठीक है, इन अमृतसर, कपूरथला एंड अमृतसर, एंड जॉइंस द सतलज नियर हरिके, और हरिके में ये सतलज नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो ये पूरा इसका कोर्स है ब्यास नदी का, कैसे कैसे ये आ रही है, आपको चाहो तो याद हो जाएगा ये पूरी तरह से। कोटी लारजी का नाम मैंने बोला आप लोगों को नोट कर लेने का। ठीक है, और उसको फिर वहां से गुजरते हुए ये नॉर्थ से साउथ बहती है, मनाली से फिर कुल्लू, और उसके बाद फिर साउथ बहती है और फिर कांगड़ा वैली में आती है। उसके बाद फिर वहां से वो वेस्ट घूमते हुए पंजाब के तलवारा होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में एंट्री करती है, और फिर फाइनली ये कपूरथला और अमृतसर से होते हुए सतलज नदी से जाके मिल जाती है हरिके के पास। ये सारे लोकेशन जो है मैं आप लोगों को मैप में अभी दिखाने वाला हूँ आने वाले स्लाइड्स में, लेकिन अभी आप ये सारे फैक्ट्स नोट करते चले मेरे साथ साथ। ठीक है, काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, और ये हरिके मैंने ब्रैकेट में लिख दिया विद इन इंडिया। ठीक है, आफ्टर फ्लोइंग फॉर अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 465 किलोमीटर। नाउ इट इज द ओनली रिवर ऑफ पंचनद सिस्टम विच फ्लोज ओनली इन इंडिया। ठीक है, ये पूरे पंचनद सिस्टम का एकमात्र नदी है जो सिर्फ भारत में ही बहती है। क्यों? क्योंकि ये सतलज में आके मिल जाती है, कहां पर? हरिके में, विद इन इंडिया, इंडिया के अंतर्गत ही रहते हुए ये सतलज से मिल जाती है, तो इसलिए ये पाकिस्तान के बॉर्डर में एंट्री नहीं ले पाती है। तो इसलिए यह नदी जो है, इट इज द ओनली रिवर ऑफ पंचनद सिस्टम विच फ्लोज ओनली इन इंडिया, एंड एज ऑफ 2017 द रिवर इज होम टू अ टीनी आइसोलेटेड पॉपुलेशन ऑफ इंडस डॉल्फिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो साउदर्न एशिया में जो पाए जाने वाले जो आपको डॉल्फिन मछलियां हैं, वो बेसिकली दो भागों में बांटी जाती है। एक होता है गंगा डॉल्फिन, ठीक है ना, गंगा डॉल्फिन, ओके, और दूसरा होता है इंडस डॉल्फिन। ठीक है, तो गंगा डॉल्फिन जो है वो गंगा रिवर में और ब्रह्मपुत्र रिवर में मिलती है, याद रखिएगा इसको। गंगा डॉल्फिन जो है वो गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर में मिलती है, जबकि इंडस डॉल्फिन जो है वो आपको इंडस नदी में भी मिलती है और इसके साथ साथ ब्यास में ही मिलती है, सिर्फ और सिर्फ ब्यास नदी में ये डॉल्फिन मछली मिलती है, और दूसरे किसी ट्रिब्यूटरी में इंडस के ये मछली नहीं मिलती है। डॉल्फिन बहुत प्यारी मछली है, तो इसको चीज को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। इट इज होम, है ना, टू एन आइसोलेटेड पॉपुलेशन ऑफ इंडस डॉल्फिन। ओके, और ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में से भी आती है इंडस डॉल्फिन। एंड द बीज रिवर मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बॉर्डर ऑफ द अलेक्जेंडर द ग्रेट कॉन्क्वेस्ट इन 326 BC। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि किस प्रकार बैटल ऑफ हाइडास्पस हुआ था और उसमें पोरस हारा था अलेक्जेंडर द ग्रेट से, और फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था वो आगे बढ़ा था
उस समय में ईस्टर्न बाउंड्री जो था, मैक्सिमम एक्सटेंट जो था इसका अलेक्जेंडर द ग्रेट का, वो ब्यास नदी ही निश्चित करती है। ठीक है, ब्यास नदी को फिर वो आगे नहीं पार कर पाया था। तो ये ईस्टर्न मोस्ट बॉर्डर बताती है इसका अलेक्जेंडर द ग्रेट का। ओके, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। इंडस डॉल्फिन के बारे में जो पॉइंट मैंने कहा उसको नोट कर लीजिएगा, और फिर हरिके में आके मिलती है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये देखो, ये तो मैप है ब्यास नदी का, और कुछ इस प्रकार से इसका डायरेक्शन है, और यहाँ पर आकर के ये सतलज से मिल जाती है। इससे भी इस एक और मैप में दिखाऊंगा, बहुत सारे मैप्स है मैंने आप लोगों के लिए रखे, और लेकिन फिर भी आप लोग इस मैप को भी जरा गौर करेंगे। यहाँ देखो कांगड़ा घाटी की मैंने चर्चा की थी, दिस इज कांगड़ा घाटी। ठीक है, ये तलवारा है जिसकी मैंने बताया, तलवारा होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से प्लेन में ये एंटर कर जाती है, भारतीय प्लेन में। ओके, चलिए एंड एक और फैक्ट पढ़ते हैं। इट वाज वन ऑफ द रिवर्स व्हिच क्रिएटेड प्रॉब्लम्स इन अलेक्जेंडर्स इन्वेजन ऑफ इंडिया। मैंने आप लोगों को पहले बताया, इसका ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री को ये तय कर देता है ब्यास रिवर, इसके पार फिर ये आगे ज्यादा नहीं जा पाता है। ठीक है, और द चीफ ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर आर बेन, बाणगंगा, लूनी एंड उहाल। ठीक है, ये चारों जो है ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्यास नदी की। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा इसका नाम। ठीक है, बेन, बाणगंगा, लूनी एंड उहाल। ओके, चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं सतलज के बारे में। ठीक है, ब्यास नदी के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए, और ये निश्चित है कि इससे ज्यादा पॉइंट्स से क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। इतने पॉइंट्स अगर आप पढ़ लेते हो तो निश्चित तौर पर आने वाले किसी भी परीक्षा में आपके सारे जवाब मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। इनफैक्ट कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी उत्तर आप दे सकते हो इसका कोर्स को समझते हुए। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी उत्तर आप तभी देंगे जब ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स आपके पास रहेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके पास रहेंगे, क्या किस नदी का कैसा फ्लो है, किस प्रकार से वो मूव करती है नहीं करती है, किस किस जगहों से होकर के ये गुजरती है, उसके पूरी आइडियाज आपके पास रहते हैं, तो आप कुछ अच्छा कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, और खैर ऑब्जेक्टिव के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो ये सारे पॉइंट्स आप प्लीज नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सतलज के बारे में पढ़ते हैं। सतलज थोड़ी बड़ी नदी है, उसके बारे में कुछ ज्यादा पॉइंट्स हैं। चलिए, सतलज, तो सतलज इज द लॉन्गेस्ट of the 5 rivers that flow through historic crossroads region of Punjab in northern India and Pakistan, है ना। ये लॉन्गेस्ट नदी है, जो पांचों नदियां हैं उस नदियों में सबसे लंबी नदी है सतलज नदी। ठीक है, सतलज रिवर इज ऑल्सो नोन एज सतादरी, कहीं कहीं इसको सतूदरी भी बोलते हैं, सतूदरी। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, सतूदरी भी बोलते हैं। सतूदरी जो है इसका ये वैदिक नाम है, क्या नाम है, वैदिक नाम है इसका सतूदरी, वेदों में चर्चा की गई सतूदरी के नाम से। ठीक है, और एक और नाम है इसका नाम है सताद्रु। सताद्रु भी कहीं कहीं बोलते हैं इसको भी नोट कर लीजिएगा, सताद्रु। सताद्रु संस्कृत में बोलते हैं इसको। ठीक है, संस्कृत में इसे सताद्रु बोलते हैं। तो इस तरह से आप देखो सतलज का 3 नाम समझ रहे हो। पहला सतलज तो खैर है ही, फिर सताद्री या सतुद्री है जो वैदिक नाम है, और सताद्रु ये तीसरा नाम है संस्कृत में। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। इट इज द ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी कौन नदी है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। विच इज द मोस्ट वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस, कमेंट करके बताएंगे आप लोग। ओके, तो ये इस तरह से क्या हो गया, ये ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है। क्यों है नहीं है, वीडियो में मैंने ऑलरेडी चर्चा कर रखा है, अभी मैं नहीं बताऊंगा, बस एक डायग्राम बता देता है। दिस इज योर इंडस रिवर, फिर ये एक नदी है, फिर एक नदी और है, फिर एक नदी है, फिर एक नदी है, और फिर एक नदी है। इस तरह से ये 6 नदियों का एक तंत्र है, जिसमें कि सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत ये 6 नदियां आती है। ठीक है, जिसमें कि अभी हम लोग जो सबसे अंतिम में है, ईस्टर्न पार्ट में है सतलज नदी, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। वेस्टर्न कौन सी है वो आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। सतलज रिवर राइजेस फ्रॉम राकस्ताल। ठीक है, मानसरोवर के नजदीक ये राकस्ताल है तिब्बत में, और वहीं से ये नदी निकलती है, विच इज लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 4600 मीटर नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत, चाइना में। ओके, इट इज एन एंटीसीडेंट रिवर नोन एज लांगचिन खंबाब, और तिब्बत में इसको लांगचिन खंबाब के नाम से जानते हैं, और सतलज एक एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट रिवर क्या होती है, इसकी भी चर्चा मैंने अपने पहले वीडियो लेक्चर में कर रखा है, आप बताएंगे इसको।
और जो लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे बहुत विनम्र आग्रह करूंगा कि वे लोग हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड जो पहला वीडियो लेक्चर है उसको जरूर देखें। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा पूरे रिवर सिस्टम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, वो आपको समझ में आने लगेगा। तो उसको देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि एंटीसीडेंट रिवर क्या होता है। तो इट इज एन एंटीसीडेंट रिवर नोन एज लांगचिन खम्बावेन तिब्बत एंड इट फ्लोज पैरेलल टू इंडस फॉर अबाउट 400 किलोमीटर बिफोर इट इंटर्स इंडिया, है ना। और भारत में एंट्री लेने से पहले ये इंडस रिवर के पैरेलली ये नदी बहती है और फिर जाकर के इंडिया में एंटर करती है हिमाचल प्रदेश से सिपकिला पास से। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। सिपकिला दर्रे से होते हुए ये नदी एंटर करती है। कौन सी नदी? सतलज नदी। तो देखो, शुरुआत से हम देखते आ रहे हैं, अभी तक रोहतांग पास के बारे में पढ़े हमने, फिर मैंने बारालाचा दर्रा का नाम लिया, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बनिहाल दर्रा का नाम लिया था, अभी आपको सिपकिला दर्रा के बारे में जानने को मिल रहा है। तो इसलिए, और मैंने आपको बताया था, जब दर्रों के बारे में मैंने जब चर्चा मैं कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि वाई दीज पासेस आर इम्पोर्टेंट, मैंने बताया था आपको। और अब आपको पता चल रहा होगा कि ये पासेस क्यों इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में उन सारे पासेस के इंपॉर्टेंट लोकेशंस मैंने आपसे शेयर किए थे, मैप में आपको दिखाया था और आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप भी उनको अपने एटलस में नोट करते चलो। काफी आसान हो जाएगा अगर आप ये सारे काम साथ साथ करते रहते हैं तो, ठीक है ना। तो इसलिए सिपकिला दर्रा का नाम याद रखना। सिपकिला दर्रा का संबंध किससे है? तो सिपकिला दर्रा का संबंध सतलज नदी से है। ठीक है, इसी दर्रे से होते हुए जो सतलज नदी है वो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। कटिंग थ्रू जास्कर रेंज को काटते हुए एंड मेकिंग अ गॉर्ज ओवर देयर, एक खाई का खड़ का निर्माण करती है, महाखड़ का निर्माण करती है। ओके, एंड दिस रिवर इज एसोसिएटेड विथ भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, भाखरा नंगल डैम जो है, हरिके बैरेज, ठीक है, और इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, तो ये 3 प्रोजेक्ट से संबंधित है ये नदी, भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, हरिके बैरेज और इंदिरा गांधी कैनाल से। तो इसके लिहाज से भी सतलज नदी का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ से आप ये पॉइंट को भी नोट कर लेंगे कि इसका रिलेशन 3 बड़े प्रोजेक्ट से है, भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, हरिके बैरेज और फिर इंदिरा गांधी कैनाल से। इसके अलावा और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोपर वेटलैंड, जरूर नोट कीजिएगा इसको आप। रोपर वेटलैंड ये कहाँ है? पंजाब स्टेट में है। ठीक है, इट इज लोकेटेड ऑन सतलज रिवर बेसिन। ठीक है ना, ये सतलज रिवर बेसिन पर ये लोकेटेड है रोपर वेटलैंड। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, आपको किताब में, बहुत सारी किताबों में ये चीज आपको नहीं मिलेगा या खोजने से भी नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको ये जानने को जरूर मिलेगा कि रोपर वेटलैंड कहाँ है। तो ये पंजाब स्टेट में है और ये सतलज रिवर बेसिन पर ये स्थित है। रोपर वेटलैंड का क्या महत्व है, इसको हम लोग आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। चलिए, ये है सतलज नदी, इसका ये मैप है, फुल मैप। दिस इज योर राकस्थाल एंड ये जो बड़ा वाला स्पॉट दिख रहा है ये मानसरोवर लेक का है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। दिस इज योर राकस्थाल और ये बगल में इसके मानसरोवर लेक है। यहाँ से ये कुछ इस प्रकार से सतलज नदी जो है वो आती है और फिर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, दिस इज, ये इसका कंप्लीट फ्लो स्ट्रक्चर है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको नोट जरूर करना चाहिए, वो ये देखो, यहाँ पर एक पॉइंट है फिरोजपुर। क्या ये? फिरोजपुर एक जगह है और ये जो काला वाला जो लाइन आपको दिख रहा है, दिस इज इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। ठीक है ना, ये काला लाइन जो है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। अब देखो, थोड़ा गौर करो कि ये जो काला लाइन है मतलब इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, अब जा करके यहाँ पे ये दोनों साथ हो जा रहा है, दिख रहा है? ये दोनों इतना दूर तक साथ चल रहा है, मतलब कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर और सतलज नदी ये दोनों साथ साथ चल रहा है। सेम कैरेक्टर शो किया था एक और नदी, कौन सी नदी? जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर से पैरेलली बहते हुए चलती है। उत्तर देंगे आप लोग कमेंट में करके, ठीक है, कि कौन सी नदी है सतलज नदी के अलावा, चूंकि अभी मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं, जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के समानांतर चलती है। ठीक है, सतलज नदी को छोड़ करके। इसका उत्तर मुझे कमेंट में चाहिए आप लोगों से। तो देखो, ये फिरोजपुर से लेकर के एक जगह है, इसका नाम है फाजिला का। ठीक है ना, फाजिल का। तो वहीं तक ये नदी जो है वो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के समानांतर बहती है और फिर फाइनली पाकिस्तान में एंट्री ले लेती है। ये अभी तक पंजाब में ही, फाजिल का जो है ये पंजाब में है। इसको देख लीजिएगा, मैप में देखते रहो, मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को मैं डिटेल मैप बता रहा हूँ, सो दैट की ज्योग्राफी बड़ा आसान हो जाए आप लोगों के लिए। ठीक है, ये हिमालयन रेंजेस है ये सारे, और जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर, जब मैंने बता दिया आपको, दिस इज राकस्थाल एंड दिस इज मानसरोवर लेक। एक बार और बड़े प्यार से देख लो इसको, ठीक है, इस मैप को। चंडीगढ़ है यहाँ पर,
अम्बाला, बठिंडा सब पंजाब का एरिया है, जालंधर, ठीक है, अमृतसर। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये धर्मशाला है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जगह है धर्मशाला। चलो शिमला और इधर, चलिए उम्मीद है मैप आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो एक और डिटेल मैप है, थोड़ा सा बड़ा मैप है, जिसमें राकस ताल को दिखाने का प्रयास मैंने किया आप लोगों को। और ये हमारा मानसरोवर लेक है, ठीक है। इसके अलावा इस मैप से अगर कुछ ढूंढ सकते हो, कुछ ऑब्जर्व कर सकते हो, तो क्या ढूंढोगे? नंदा देवी नेशनल पार्क यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है, उत्तराखंड में। और फिर हरिद्वार दिख रहा है आपको, ये नैनीताल दिख रहा है आपको, हल्द्वानी दिख रहा है आपको। ये सब नोट करते चलिए आप लोग, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सब पूछते रहता है। इसके अलावा आपको यह नेपाल का क्षेत्र है यहाँ पर, और ये अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया है। ये एक नेशनल पार्क है यहाँ पर नेपाल में, ठीक है। केदारनाथ आपको दिख पा रहा है यहाँ पर, देहरादून दिख पा रहा है इधर, ठीक है, शिमला दिख रहा है इधर। तो इसको आप नोट कर लीजिए इस पूरे मैप को, और अपने जो एटलस होगा उसमें भी आप इस चीज़ को नोट करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रोपर वेटलैंड की हम लोग चर्चा किए थे, अब रोपर वेटलैंड के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। रोपर वेटलैंड को हम लोग रोपर लेक के नाम से भी जानते हैं। इट इज अ मैन मेड फ्रेश वाटर रिवराइन एंड लैस्टराइन वेटलैंड, और इट इज बायोलॉजिकली वेरी डाइवर्स, ठीक है ना। रोपर वेटलैंड क्या है? एक रोपर लेक के नाम से इसको भी जानते हैं, और एक मैन मेड वेटलैंड है, फ्रेश वाटर वेटलैंड है। लैस्टराइन मतलब लेक होता है, लेक वेटलैंड है, ठीक है। और ये काफी ज्यादा बायोलॉजिकली डाइवर्स है, मतलब बहुत सारे जीव जंतु यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पे बहुत अलग अलग प्रजाति के, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल जोन दैट इज लोकेटेड इन शिवालिक फुटहिल्स ऑफ द लोअर हिमालयाज। कहाँ पे लोकेटेड है ये? तो शिवालिक फुटहिल्स, मैंने बताया था, शिवालिक की चर्चा मैंने की थी। जो सबसे लोअर मोस्ट माउंटेन रेंज है हिमालय का, उसको शिवालिक बोलते हैं। तो शिवालिक के फुटहिल्स में, गिरिपथ में ये स्थित है, एंड वॉज क्रिएटेड इन 1952 में, ठीक है। 1952 में सतलज रिवर पे ये बना था रोपर वेटलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज आप नोट कर लीजिएगा। इन द पंजाब स्टेट ऑफ इंडिया। एंड द इंडेंजर्ड टर्टल, इसका नाम है चित्रा इंडिका। ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है टर्टल का, चित्रा इंडिका, ठीक है। और एक थ्रेटेंड स्नेक प्रजाति है, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथन मोल्यूरस, ठीक है ना। IUCN के रेड लिस्ट में ये शामिल है। ये दोनों जो प्रजाति है, दे आर रिपोर्टेड टू बी द रेसिडेंट इन द वेटलैंड। इस वेटलैंड में पाए जाने वाले जीव हैं ये, ठीक है। ये दोनों IUCN के रेड लिस्ट में शामिल है, चित्रा इंडिका और पाइथन मोल्यूरस, ठीक है। IUCN क्या होता है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो इसके रेड लिस्ट में ये शामिल है। उसके बाद, और ये कहाँ मिलता है? तो रोपर वेटलैंड में है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, चित्रा इंडिका का नाम और पाइथन मोल्यूरस का नाम रोपर वेटलैंड से एसोसिएटेड है, और IUCN के रेड लिस्ट में भी ये शामिल है। रामसर कन्वेंशन का नाम सुने होंगे, बड़ा पॉपुलर कन्वेंशन है ये रामसर कन्वेंशन। इंक्लूडेड रोपर वेटलैंड, है ना। और रामसर कन्वेंशन में ये रोपर वेटलैंड को हम रोपर लेक के नाम से जानते हैं। रोपर लेक के नाम से ये इंक्लूड किया गया है, लिस्ट आउट किया गया है एज वन ऑफ द रामसर साइट्स अमॉन्ग द 27 साइट्स लिस्टेड अंडर इंडिया। और रामसर साइट्स में जितने भी लोकेशंस लोकेट किए गए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, भारत में रामसर साइट्स 27 है, ठीक है। और उस 27 में ये रोपर वेटलैंड भी एक नाम शामिल होता है। तो इसके लिहाज से ये रोपर वेटलैंड का और ज्यादा महत्व बढ़ जाता है, इसलिए मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सतलज नदी के साथ इसका संबंध है, ठीक है। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड फॉर सस्टेनिंग ह्यूमन लाइफ थ्रू इकोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल फंक्शन दे परफॉर्म, है ना। ये 27 साइट्स जो इंडिया में लिस्ट किया गया है, और ये क्यों लिस्ट किया गया है? तो दे हैव बीन लिस्टेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, एंड फॉर सस्टेनिंग ह्यूमन लाइफ थ्रू इकोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल फंक्शन दे परफॉर्म। काफी ज्यादा महत्व है होता है ये वेटलैंड का, क्यों? क्योंकि ये कंजर्वेशन में काम करते हैं, ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंजर्वेशन में काम करते हैं, हेल्प करते हैं, और फिर ह्यूमन लाइफ को भी सस्टेन करने में इनका अपना बहुत योगदान है ना। अपने इकोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल फंक्शन जो ये परफॉर्म करते हैं, उससे ह्यूमन लाइफ को भी काफी ज्यादा प्रभावित होता है, ठीक है। दैट इज वाई दे आर सो इम्पोर्टेंट ये वेटलैंड्स।
तो इसके बारे में ये कहानी हम लोग समझ लिए रोपर वेटलैंड के बारे में कि किस प्रकार इसका क्या संबंध है, सतलज नदी पे बनाया गया, कब बनाया गया, 1952 में बनाया गया और शिवालिक के फुटहिल्स में ये मौजूद है। उसके बाद ये 2 इंडेंजर्ड स्पीसीज जिसमें कि चित्रा इंडिका एक टर्टल स्पीसीज है और स्नेक की प्रजाति ये पाइथन मोल्यूरस, वो जो IUCN रेड लिस्ट में शामिल है, वो यहाँ पर इसके रेसिडेंट हैं। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर रामसर कन्वेंशन में भी रोपर लेक को शामिल किया गया है। भारत में कुल 27 ऐसे साइट्स है, रामसर साइट्स है, उसमें से एक रोपर वेटलैंड भी है। तो इतने सारे पॉइंट्स को आपको जरूर नोट करना चाहिए, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर सतलज के बारे में आगे बढ़ते हैं। अबाउट 17 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ उच्चरिफ, उच्चरिफ की चर्चा एक बार और कर चुके हैं हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में। सतलज यूनाइट्स विथ चिनाब रिवर, है ना। उच्चरिफ के समीप में चिनाब नदी सतलज से यूनाइट करती है, फॉर्मिंग पंचनद रिवर विच फाइनली फ्लोज इनटू द इंडस रिवर। ठीक है, मिलते हुए पंचनद का निर्माण करती है और फिर ये सब मिलकर के इंडस रिवर में जाके फाइनली मिल जाती है। ओके, सतलज ऑल्सो फ्लोज पैरेलल टू इंडो पाक बॉर्डर फ्रॉम फिरोजपुर टू फाजिल्का। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में आपको बता दिया है, मैप में दिखा दिया है। ठीक है, एक बार और दिखा देता हूँ वैसे अगर। ठीक है, ये देखो ये फिरोजपुर है यहाँ पर और यहीं पर है ये फाजिल्का। तो ये जो जगह है यहीं पर ये पैरेलली बह रही है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर से होते हुए। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। कुछ भी बात होगा तो आप लोग प्लीज कमेंट में मुझे बता सकते हैं, एकदम बिल्कुल बेझिझक होके। ठीक है, चलिए इतने सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आप लोगों के। ठीक है, वीडियो को 1-2 बार जरूर देखना, उससे आपका चीजें और ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा। ये देखो ये रोपर वेटलैंड का एक फोटो के तहत मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया हूँ। दिस इज, ये पूरा रोपर वेटलैंड है ये दोनों में, बहुत सुंदर। ठीक है, चलिए सम इम्पोर्टेंट हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स ऑन सतलज रिवर। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो करचम वांगटू 100 मेगावाट्स, भाखरा डैम 1000 मेगावाट्स और नाथपा झाकरी दिस इज इतना। यहाँ पर एक्चुअली ये 1000 मेगावाट का होगा, ये 100 मेगावाट का नहीं है। 1000 इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, 1000 मेगावाट्स। ठीक है, करचम वांगटू, भाखरा एंड नाथपा झाकरी, इन तीनों का नोट कर लीजिएगा। ये तीनों प्रोजेक्ट्स है, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स है। किस नदी पर? सतलज रिवर पर। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, जरूर नोट कीजिएगा आप इसको। ठीक है, और ये वही जो टर्टल की मैंने चर्चा की थी आपसे। ठीक है, चित्रा इंडिका जिसको बोलते हैं, इसको ये इसका कुछ पॉइंट्स मैंने बताया आप लोगों को इसके माध्यम से कि इंडियन नैरो हेडेड सॉफ्ट सेल टर्टल, है ना, इसका नाम है, भारतीय नाम है इसका, इंडियन नैरो हेडेड सॉफ्ट सेल टर्टल। इट इज ऑल्सो नोन एज स्मॉल हेडेड सॉफ्ट सेल टर्टल। ठीक है, ये देखो इसका हेड कितना छोटा है, सॉफ्ट सेल है इसका, ऊपरी परत जो होता है काफी सॉफ्ट होता है। जनरली टॉर्टोइस का क्या होता है, टर्टल का क्या होता है, काफी सख्त होता है, इसका काफी मुलायम है, इसका सॉफ्ट सेल है, इसलिए इसका नाम पड़ा है सॉफ्ट सेल टर्टल। ये काफी इंडेंजर्ड स्पीसीज है जो आपको रोपर वेटलैंड में मिलता है। ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ सॉफ्ट सेल टर्टल फाउंड इन रिवर्स ऑफ साउथ एशिया। उसके बाद फिर पाइथन मोल्यूरस, ये देखो ये पाइथन मोल्यूरस है आपका, कितना सुंदर है। ठीक है, इट इज अ लार्ज नॉन वेनोमिनस है ये पाइथन स्पीसीज, नेटिव टू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, ये भी IUCN के रेड लिस्ट में शामिल है। और कहाँ मिल रहा है आपको? तो रोपर वेटलैंड में मिल रहा है। इट इज नोन बाय द कॉमन नेम्स, इंडियन पाइथन के नाम से भी इसको जानते हैं हम। इंडियन पाइथन जब भी नाम आएगा तो अब नोट कर लेना जरूर, इंडियन पाइथन इसको बोलते हैं, पाइथन मोल्यूरस, इसको ब्लैक टेल पाइथन भी बोलते हैं, इंडियन रॉक पाइथन भी बोलते हैं और एशियन रॉक पाइथन भी बोलते हैं। ये सारे कॉमन नाम है इसका, इस स्नेक का। ठीक है, चलिए तो इतने सारे फैक्ट्स को समझने के बाद उम्मीद है कि आप लोगों को आप नोट कर रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सतलज के बारे में कुछ और पॉइंट जानते हैं। ऑन सम ओकेजन्स सतलज इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड रिवर, है ना। कहीं कहीं सतलज नदी को द रेड रिवर के नाम से भी लिखा जाता है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। द रैपिड कोर्स विद जस्ट द आइडियल वॉल्यूम ऑफ वाटर मेक्स इट एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द पावर हाउस ऑफ द हिमालयाज। इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द हिमालयाज भी बोलते हैं। किसको? सतलज और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको मिला करके इसको हम पावर हाउस ऑफ द हिमालयाज भी बोलते हैं। द ओवरऑल क्यों बोलते हैं इसके भी पीछे कारण है। देखो, द
The overall hydroelectric power capacity in Himachal Pradesh is approximately 20,000 megawatt, of which around 50% is from Satluj. काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ना। जो टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी है हिमाचल प्रदेश में वो लगभग 20,000 मेगावाट का है, और इस 20,000 मेगावाट में अकेले सतलज नदी 50% कंट्रीब्यूट करता है इसमें। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द हिमालयाज, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, ठीक है, टू नोट। Now, there is considerable geographical proof to show that before 1700 BC, Satluj was a major tributary of the Ghaggar, Ghaggar जिसको सरस्वती रिवर के नाम से हम लोग जानते थे पहले, ठीक है। एंड और इसलिए एक ज्योग्राफिकल प्रूफ है, काफ़ी सारे साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च किए हैं और काफ़ी ज़्यादा ज्योग्राफिकल प्रूफ है ये बताने के लिए कि 1700 BC से पहले सतलज जो थी वो घाघर की मेन ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी, जबकि अभी किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो इंडस की ट्रिब्यूटरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने अपने कोर्सेज को चेंज किया है। सरस्वती नदी ने भी अपने कोर्सेज को चेंज किया, सरस्वती तो विलुप्त सी हो गई है, ठीक है। तो दिस इज द रीजन, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कुछ टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुए थे इतने सालों में, बहुत सारे टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते आए हैं, भूकंपीय गतिविधि बहुत सारी हुई है। दैट हैज रिजल्टेड इन द एल्टीट्यूड वेरिएशन, है ना, और हाइट में वेरिएशन आया है अलग अलग जगहों पर, अलग टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण, जिसके कारण इसका रूट चेंज हो गया है, विच री रूटेड द डिस्चार्ज ऑफ सतलज, ठीक है ना, फ्रॉम द साउथ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। और ये इस रूट चेंज होने से ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन से साउथ वेस्ट डायरेक्शन की ओर शिफ्ट हो गई है, ठीक है। और इसके कारण ये क्या हुआ कि सब्सिक्वेंटली सरस्वती रिवर स्टार्टेड टू डेसिकेट, रिजल्टिंग इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चोलिस्तान and the eastern portion of the present state of Sindh into desert, है ना। सरस्वती रिवर भी सूखना शुरू हो गई, वो भी अपने रास्ते को शिफ्ट करने लगी, वो बंद कर गई, जिसके कारण चोलिस्तान डेजर्ट और जो सिंध डेजर्ट का निर्माण हुआ है। यहाँ पर चोलिस्तान कहाँ पर है, सिंध कहाँ पर है, आप लोगों को मैप में दिखा दूंगा, लेकिन ये कहानी है जो आपको बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना, आपके मेंस के लिहाज से भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपको समझने के लिए। और खैर पीटी में तो खैर है ही, और यूपीएससी का या फिर बाकी किसी भी परीक्षाओं में, ठीक है। तो इसको आप जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है, कि सतलज नदी पहले घग्गर नदी की ट्रिब्यूटरी, एक मेन ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी, लेकिन टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण एल्टीट्यूड वेरिएशन हुआ, उसके कारण इसका रूट चेंज हुआ एंड इट शिफ्टेड फ्रॉम साउथ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, एंड सब्सिक्वेंटली द सरस्वती रिवर ऑल्सो स्टार्टेड टू डेसिकेट, एंड दैट रिजल्टेड इनटू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चोलिस्तान एंड द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ सिंध इनटू डेजर्ट। और ये डेजर्ट बन गया चोलिस्तान का एरिया, और ईस्टर्न पोर्शन ऑफ सिंध जो है वो डेजर्ट में तब्दील हो जाता है, तब्दील हो गया सरस्वती रिवर के डेसिकेट होने से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इट लेड टू द डिसर्जन ऑफ मेनी प्री हिस्टोरिक ह्यूमन कॉलोनीज बिसाइड द रिवर बैंक ऑफ सरस्वती। सरस्वती रिवर के किनारे पे बहुत सारी सभ्यताएं बसी थी। इनफैक्ट सिंधु नदी सभ्यता जो है आप जान ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बहुत सारे शहर थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जो नदियों के किनारे बसे थे। लेकिन समय के साथ कुछ परिवर्तन आए, ज्योग्राफिकल चेंजेस आए, जिसमें नदी ने अपने रास्ते को चेंज किया, और ऐसा माना जाता है कि नदी के रास्ते चेंज करने के कारण ही इन सभ्यताएं जो थी वो समाप्त हो गई थी, अपना जगह छोड़ करके चली गई थी, जिसका एक उदाहरण हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस चोलिस्तान डेजर्ट का निर्माण होना और सिंध के पूर्वी भाग का डेजर्ट में कन्वर्ट होना, ठीक है। चलिए अब वेटलैंड के बारे में चूंकि मैंने आपसे चर्चा किया था, तो मैं बस सोचा कि आप लोगों को बता देता हूं कि व्हाट इज अ वेटलैंड, ठीक है। तो वेटलैंड इज अ डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम दैट इज फ्लडेड बाय वाटर आइदर परमानेंटली और सीजनली, वेयर ऑक्सीजन फ्री प्रोसेस प्रिवेल। ऑक्सीजन फ्री प्रोसेस का मतलब होता है एनारोबिक प्रोसेस, ठीक है ना, मतलब विदाउट ऑक्सीजन जो प्रोसेस होते हैं उसको एनारोबिक बोलते हैं, ऑक्सीजन में जो के प्रेजेंस में जो होता है उसको तो एरोबिक बोलते हैं। तो ऑक्सीजन फ्री प्रोसेस प्रिवेल करता है यहाँ पर। वेटलैंड एक डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम है जो सालों भर परमानेंटली हमेशा के लिए पानी से भरा होता है क्षेत्र ये वाला, या फिर सीजनली भी ये भरा होता है और बाकी समय में दलदली क्षेत्र होता है। द प्राइमरी फैक्टर दैट डिस्टिंग्विशेस वेटलैंड्स फ्रॉम द अदर लैंड फॉर्म्स और वाटर बॉडीज इज द कैरेक्टरिस्टिक वेजिटेशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। यहाँ पर एक्वेटिक प्लांट्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, है ना। एडेप्टेड टू यूनिक हाइड्रिक सॉइल, और हाइड्रिक सॉइल की चर्चा की गई। हाइड्रिक सॉइल कैसा, वैसा सॉइल जो हमेशा पानी में ही भींगा रहता है,
पानी के अंदर होता है, ठीक है ना। और चूंकि पानी के अंदर होता है तो ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे ऑलरेडी सीधी सी बात है कम होती है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने कहा था कि ऑक्सीजन फ्री प्रोसेस यहाँ पर प्रिवेल करता है। और यहाँ पर एक्वेटिक प्लांट्स आपको खूब देखने को मिलेंगे, और यही चीज जो है इस वेटलैंड को बाकी सारे लैंड फॉर्म से डिस्टिंग्विश करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये कहीं भी खास करके यूपीएससी का क्वेश्चन ये बन सकता है, या किसी तरह से कोई यूपीएससी क्वेश्चन इससे घुमा करके पूछ सकती है, जिसके जवाब के लिए आपको ये दोनों पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है। हाइड्रिक सॉइल क्या होता है मैंने आप लोगों को बता दिया, जो पानी में अक्सर डूबा रहता है मिट्टी, ऐसा क्षेत्र का मिट्टी जो जहाँ पर सालों भर या परमानेंटली पानी ही पानी रहता है, तो वैसे मिट्टी को हाइड्रिक सॉइल बोलते हैं। और ये उपयोगी होता है एक्वेटिक प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, ठीक है। और जो वेटलैंड होता है ये इसको डिस्टिंग्विश करता है बाकी सारे लैंड फॉर्म्स या वाटर बॉडीज से। इसका जो ये कैरेक्टरिस्टिक वेजिटेशन होता है, ठीक है ना, जो ऑक्सीजन फ्री प्रोसेस यहाँ पर जो होता है वो इसको अलग करता है बाकी सारे लैंड फॉर्म से या किसी भी वाटर बॉडीज से। और यहाँ एक्वेटिक प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे जो एडेप्टेड होते हैं यूनिक हाइड्रिक सॉइल के, राइट। चलिए, now wetlands play a number of functions including water purification, water storage, processing of carbon and other nutrients and support of plants and animals। तो इतने सारे functions एक wetland perform करता है, water purification का, water storage का, processing of carbon, other nutrients and support of plants and animals। Wetlands are also considered most biologically diverse of all ecosystems। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये सारे पॉइंट वेटलैंड से संबंधित हैं और आपको जरूर नोट करना चाहिए, किसी भी बड़े एग्जाम में ये आपके काम आएगा निश्चित तौर पर, ठीक है। तो जरूर नोट करना इस बात को। तो वेटलैंड्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड द मोस्ट बायोलॉजिकली डाइवर्स ऑफ ऑल इकोसिस्टम्स, सर्विंग एज होम टू वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। क्लियर। चलिए, the largest wetlands include Amazon River Basin, Western Siberian Plain, the Pantanal in South America, Sundarbans in Ganges and Brahmaputra Delta, ठीक है। तो ये कुछ वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड्स हैं, अमेजोन रिवर बेसिन, वेस्ट साइबेरियन प्लेन एंड पैंटानल इन साउथ अमेरिका, एंड देन सुंदरबंस, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर जो सुंदरबन है वो भी एक वेटलैंड का रोल प्ले करता है, ठीक है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये वेटलैंड के बारे में ये सारे कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आए होंगे, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं, ये सारे पॉइंट्स को जरूर नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, नोट करते चलिएगा। दीज पॉइंट्स आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। एंड द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। रामसर के बारे में, चूंकि रामसर साइट्स के बारे में हमने चर्चा की थी, तो रामसर क्या है उसको मैं एक लाइन बता देता हूँ आपको कि द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये क्या है? इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। वेटलैंड्स का वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए और उसको सस्टेनेबल उसका यूज हो सके, उसके पर्पज से ये रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स बनाया गया था। ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का, ये बहुत ज्यादा इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है इसका, इसको आप जरूर नोट कीजिएगा। चलिए ये देखो, ये मैंने आप लोगों को वेटलैंड के कुछ फोटोज के थ्रू वेटलैंड के बारे में बताया है। देखो पानी से चारों तरफ घिरा रहता है, इस तरह से एक एक्वेटिक प्लांट्स है, इसमें इस तरह से रहता है, ठीक है। ये पूरा आप देख सकते हो, ये पूरा वेटलैंड्स है, इसी को बोलते हैं। सालों भर ऐसा ही रहता है, ठीक है। कहीं दलदल मिलेगा, कहीं पानी मिलेगी आपको, ठीक है। और इस तरह से ऊपर में एक्वेटिक प्लांट जो है यहाँ पर ये जन्मा हुआ होता है, ठीक है। तो दिस इज योर वेटलैंड्स। तो ऊपर वेटलैंड के का फोटो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले दिखा रखा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। रामसर कन्वेंशन के बारे में है, इसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी बोलते हैं। एंड व्हाई इट इज नेम्ड सो, तो इट इज नेम्ड आफ्टर द सिटी ऑफ रामसर इन ईरान, वेयर द कन्वेंशन वाज साइंड इन 1971, ठीक है। 1971 में ये कन्वेंशन साइन हुआ था। रामसर एक जगह है ईरान में, इसलिए इसको हम लोग रामसर साइट्स बोलते हैं या रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। ये भारत में मौजूद जो 27 आपको रामसर साइट्स है उसके मैं टेबल में आपको दिखाया हूँ। ये अष्टामुडी है केरल में, ये आप लोग इत्मीनान से देख लीजिएगा, ठीक है। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है, फिर भोज वेटलैंड्स मध्य प्रदेश में, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश, चिल्का लेक उड़ीसा, तो बील असम। ये सारे आप आराम से इसको वीडियो को रिपीट करके आप नोट कर सकते हैं।
और पॉज करके आप इसको देख लीजिएगा, ये सारे नाम नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है कौन कहाँ से है। मैप में लोकेशन जानने के लिए आपसे पूछता है, मैप में आपको दे देगा क्वेश्चन और बोलेगा कि बताओ कि ये कहाँ पर है। ठीक है, तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए ज़रूर आपको याद रहना चाहिए सारे। तो पॉज करके आप इत्मीनान से अपनी कॉपी में आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एक और पेज है, ये वेटलैंड्स को बताता हुआ टेबल, ये सारे आपको नोट करने हैं, सारे नोट कर लीजिएगा, आप ही के लिए है। आराम से इत्मीनान से वीडियो को पॉज करके आप जब देख रहे होंगे आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक मैप के जरिए मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। ये सारे रामसर साइट्स हैं, ये देखो 27 लास्ट नंबर, ये सारे रामसर साइट्स हैं। मैप में आपको इसी तरह से आपको दर्शाने के लिए आएगा, आप लोग इस तरह से आप लोग दर्शाइएगा, एग्जैक्ट लोकेशन आप सबका नोट करते चलना। ठीक है, ये टोटल फिर से लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आराम से वीडियो को पॉज करके आप सारे लिस्ट को कर लीजिएगा और एक प्लेन मैप ले लीजिएगा। प्लेन मैप में, पॉलिटिकल मैप में ये लोकेशन कहाँ कहाँ स्टार मार्क किया गया है, नंबरिंग सबका किया गया और इस नंबरिंग के नाम सब यहाँ इस साइड में लिखे गए हैं। तो इसको आप मिलाते हुए आप चलिएगा। ठीक है, और कहाँ एग्जैक्ट पोजीशन है वो भी नोट कर लीजिएगा, सो दैट कि कभी अगर एग्जाम में सामना हो गया तो आप इसको आसानी से लोकेट कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो, इस मैप के थ्रू मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। यहाँ चंबा घाटी का चूंकि मैंने चर्चा किया था, तो ये चंबा घाटी यहाँ पर है, और फिर यहाँ पर कुल्लू घाटी है। ठीक है, और ये कांगड़ा घाटी है। ठीक है, तो चंबा घाटी, कुल्लू घाटी एंड देन कम्स कांगड़ा घाटी। यहाँ पर लाहौल स्पीति की चर्चा किए थे, किलोंग की चर्चा किए थे, ये किलोंग है, लाहौल स्पीति है, तो शिमला, ये सब नोट कर सकते हो। सोलन बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, जैसे बिलासपुर। तो ये सारे मैप में ये सारे लोकेशन आप देखते चलो अपने एटलस में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये हरिके बैरेज, चूंकि हरिके का नाम मैंने यूज किया था तो हरिके को दिखाने के लिए मैंने एक मैप का इस्तेमाल किया है आप लोगों के लिए। हरिके बैरेज है, और यहाँ देखो ये दिस इज योर इंदिरा गांधी कैनाल। मैंने कहा था सतलज नदी का नाम रिलेटेड है सतलज का इंदिरा गांधी कैनाल से। यहीं पर, यहाँ से हरिके बैरेज से ही ये शुरू होती है, क्या, इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, और यहाँ देखो ये ब्यास नदी है, यहाँ से ये ब्यास नदी यहाँ आके मिल रही है, फिर ये सतलज नदी है, ये सतलज है, और ये सतलज से यहाँ से आके मिल रही है, यहाँ से ये निकलती है इंदिरा गांधी कैनाल, और फिर ये हरिके बैरेज यहीं पर है। हरिके बैरेज की भी मैंने चर्चा की थी आपसे, हरिके बैरेज यहीं पर है। ओके, इसको आप नोट कर लेंगे अपने मैप में और जरूर याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए सतलज नदी इस प्रकार से, ये हरिके आपकी यहाँ पर है। भाखरा नंगल डैम की मैंने चर्चा की था आपसे, यहाँ पर ये भाखरा नंगल डैम है, यहाँ पर ये कांगड़ा घाटी है। ठीक है, एक और डैम है पोंग डैम। ठीक है, पोंग डैम ब्यास नदी पर बना है ये पोंग डैम। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। कपूरथला चर्चा हुआ था, कपूरथला का लोकेशन है। ये भाखरा और ये पंडो, तो ये पूरे मैप को आप नोट कर लीजिएगा। मैं जानबूझ के वेट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, सो दैट के इत्मीनान से आप देख सको इन चीजों को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये आज के इस लेक्चर का आखिरी मैप जो बताएगा आपको चोलिस्तान डेजर्ट के बारे में। दिस इज योर चोलिस्तान डेजर्ट, यहाँ ये है चोलिस्तान डेजर्ट। ठीक है, ये पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र है। ठीक है, ये इंडिया का क्षेत्र है, दिस इज इंडिया। यहाँ पर इस साइड इंडिया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर दिख रहा है आप लोगों को, और ये चोलिस्तान डेजर्ट है, और यह सिंध प्रदेश है। यहाँ का ये वाला पोर्शन भी रेगिस्तान है, इसका ईस्टर्न भाग जो है सिंध का, ये चोलिस्तान डेजर्ट। तो इसलिए मैंने आपको ये मैप के सारे आपको ये बताने का प्रयास किया है। भारत का ये क्षेत्र है, इधर इंडिया लिखा है, और ये आपका चोलिस्तान डेजर्ट है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट कर रहे होंगे और आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। और इतने सारे फैक्ट्स एंड फीचर्स और बाकी सारी चीज़ों को जानने के बाद मैं इस आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आपको ये सारा
जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा, आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे। मैंने कुछ जो प्रश्न पूछे हैं आप लोगों से इस दौरान, आप उसको ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें आप लोग, और बाकी दोस्तों में भी आप बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। और ज्ञान का प्रसार प्रसार करने में आप मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और बी काइंड टू ईच अदर। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।